हाय, वेलकम बैक। तो अब तक हमने अपने 11th के फिजिक्स का जो पोर्शन स्टार्ट किया था, इसमें हमने फिजिक्स पढ़ने से पहले जैसा मैंने आपको कहा था कि हम पहले मैथ्स का कुछ बेसिक पोर्शन देखेंगे जो हमारी 11th और 12th दोनों की ही फिजिक्स में बहुत काम आएगा। तो हम उसी सीक्वेंस में हमने ट्रिग्नोमेट्री का एक पोर्शन उठाया था और ट्रिग्नोमेट्री में हमने एंगल का कंसेप्ट देखा, रेडियन, डिग्री का कंसेप्ट देखा। थोड़ा सा आगे बढ़े, हमने एक ट्रायंगल का कंसेप्ट देखा, ट्रायंगल में स्पेशल वैरायटीज देखी, इक्विलैटरल, आइसोस्केलेस ट्रायंगल। फिर हम राइट एंगल ट्रायंगल पे आए। राइट एंगल ट्रायंगल में हमने थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना स्टार्ट किया। तो हमने देखा राइट एंगल ट्रायंगल में 3 साइड्स हैं, 3 साइड्स के आपस में 6 रेशो बनते हैं। तो 6 रेशो को मैंने 6 स्पेशल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज का नाम दिया। फिर मैंने अलग अलग एंगल्स पे अपने को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज की अलग अलग वैल्यूज निकालने की कोशिश की। मैंने एक वो हेक्सागन देखा जहाँ से मैं बहुत सारे फॉर्मूले डायरेक्टली याद कर सकता हूँ। फिर जब मैंने उस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज की टेबल को भरना स्टार्ट किया 0, 30, 45, 60, 90 पे, तब मेरी प्रॉब्लम ये आई, मेरे साइन, कोस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक को भरते हुए 30, 45 और 60 तो मैंने भर दिए। मेरी 0 डिग्री वाला कॉलम और मेरा 90 डिग्री वाला कॉलम अधूरा रह गया था, क्योंकि मुझे 0 डिग्री और 90 डिग्री वाला ट्रायंगल ही नहीं मिल रहा था। राइट एंगल ट्रायंगल बनाऊं कैसे, तो वैल्यू कहाँ से लिखूं। आज की क्लास में सबसे इंपॉर्टेंट क्लास कह सकते हो अपनी ट्रिग्नोमेट्री की। मतलब ये क्लास इस 11th 12th की फिजिक्स की जान होने वाली है। जिसको ये क्लास समझ में आ गई उसके लिए 11th 12th की फिजिक्स में बहुत कुछ उसके लिए आसान हो गया। लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए वो सारी कहानी ज़रूरी थी जो अपन ने पहले पढ़ी। ठीक है, तो चलो इस कहानी को शुरू करते हैं। हम इस क्वेश्चन पे आएंगे, इससे पहले हम एक नया कंसेप्ट देखते हैं। तो आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से देखना, बहुत अच्छे से देखना। तो चलो फिर शुरू करते हैं। मान लो ये मेरे पास x और y एक्सिस है। ध्यान से देखना, आज की क्लासेस में हम बहुत कुछ इंपॉर्टेंट करने वाले हैं और बहुत कुछ नया करने वाले हैं। बहुत कुछ क्या, आज की क्लास में सब कुछ नया होने वाला है जो इससे पहले आपने नहीं देखा था। शायद आपके दिमाग में आता हो पर आपने नहीं देखा था। इस x और y एक्सिस ने, अगर आप ध्यान से देखोगे, इस प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। 1, 2, 3, 4। हाँ, अगर मैं इसको ओरिजिन का नाम देता हूँ, ओरिजिन, तो मैंने कहा ये वाली x एक्सिस पॉजिटिव साइड है। याद आ रहा है, हमने 9th 10th में ग्राफ देखे हैं। ये वाली y एक्सिस पॉजिटिव है। x का ये पोर्शन जो 0 के या ओरिजिन के राइट हैंड साइड में है, ये नेगेटिव है। और y का ये पोर्शन जो नीचे की तरफ आ रहा है, ये y में नेगेटिव है। ये बात याद आ रही है आपको थोड़ी थोड़ी? जैसे कि मैंने आपको कहा कि xy प्लस x माइनस वाई माइनस xy माइनस x माइनस वाई। ये मत सोचना बच्चों वाली चीज़ें, यहीं से बहुत सारी चीज़ें निकालेंगे, इसलिए ये चीज़ें वापस कवर कर रहा हूँ जिनको नहीं आती। अगर मैंने कहा xy को ढूंढो, तो कहा कि इसका मतलब क्या हुआ, x पे तो चलो x डिस्टेंस, xy मत देखो, आप a भी देख लो वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। मान लो मैंने आपको कहा कि इन कोऑर्डिनेट्स को ढूंढो, तो आप क्या कहोगे, x पे चलो, ऐसे ही पढ़ते हैं, x पर चलो a, x पे चलो a, मान लो ये डिस्टेंस है a। उसके बाद y पर ऊपर बढ़ो b, y पर ऊपर बढ़ो b, तो x पर चला a, अब यहां से y पे चलो b, मान लो y पे b यहां तक आ गया मैं, तो ये डिस्टेंस कवर की मैंने a x एक्सिस पे, y एक्सिस के पैरेलल डिस्टेंस मैंने कवर की b, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया a, b। बच्चों वाली चीजें नहीं है, फिर से कह रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस a माइनस b, x पे चलो प्लस a, x पे चलो प्लस a, ये लो वापिस यहाँ पे आ गया। अब y पर चलो माइनस b, y पर प्लस तो ऊपर है, अगर ये प्लस का b इतना ऊपर है तो इतना ही नीचे माइनस का b होगा। तो यानी कि इस बार मुझे y एक्सिस पे नीचे चलना पड़ेगा इस पॉइंट पे पहुंचने के लिए। ठीक है,
x पर चलो माइनस a और y पे चलो b, तो x पर माइनस ये रहा माइनस a, y पर चलो b, ये लो, ये पॉइंट मेरा हो गया माइनस a कोमा b, x पर नेगेटिव y पे पॉजिटिव। ऐसे ही अगर मैं x पे और y पे दोनों पे ही नेगेटिव चलूँ, यानी कि x पे चलूँ नेगेटिव और फिर y पे चलूँ नेगेटिव, तो मैं इस कोऑर्डिनेट में आऊँगा। ठीक है, क्या आपको कोऑर्डिनेट पढ़ने आ गए? x और y एक्सिस को बोलते हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस। क्या बोलते हैं? म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस। क्यों? क्योंकि x और y आपस में 90 डिग्री के एंगल पर होते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं म्यूचुअली। म्यूचुअली मतलब आपस में, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री के एंगल पर। तो ये x और y एक्सिस हो गए म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस। इसने इस प्लेन को 4 पार्ट में बांटा। इस पार्ट में x और y दोनों पॉजिटिव थे, इसको मैंने नाम दिया फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट इसलिए, क्वाड्रेंट मतलब 1/4, मतलब इस पूरे प्लेन का ये 1/4 हिस्सा है फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये वाला क्वाड्रेंट मतलब जब मैं ऐसे चल रहा हूं तो मैं क्वाड्रेंट को पकड़ रहा हूं, ऐसे चला फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब ये वाला, ये पोर्शन, ये कहलाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, ये वाला क्वाड्रेंट जो है, ये क्वाड्रेंट कहलाता है सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, ये वाला क्वाड्रेंट कहलाता है 1/4 हिस्सा, इसको कहता हूं मैं थर्ड क्वाड्रेंट। और ये वाला क्वाड्रेंट कहलाता है फोर्थ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट समझ में आ गए? 90 के 4 पोर्शन, 90 डिग्री का पहला फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 डिग्री का दूसरा सेकंड क्वाड्रेंट, 90 डिग्री का तीसरा थर्ड क्वाड्रेंट, 90 डिग्री का चौथा फोर्थ क्वाड्रेंट। अब जरा मैं इसको ऐसे देखूं कि मेरे पास ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, यहां पर मैंने एक रे को पकड़ के और एंटी क्लॉकवाइज मतलब पॉजिटिव ऑफ थीटा, याद आ रहा है एंटी क्लॉकवाइज थीटा का पॉजिटिव डायरेक्शन है, मैं घुमाना चालू किया तो 0 से 90 डिग्री तक चलते चलते मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में हूं या नहीं हूं? यानी कि थीटा की वैल्यू 0 से तो बड़ी हो 0 डिग्री से, और थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से छोटी हो, तो मैं रहता हूं फर्स्ट क्वाड्रेंट में। करेक्ट? ये एंगल कितना है? 0 से 90। अभी जैसे ही मैं 90 से आगे बढ़ूंगा तो मैं आ जाऊंगा सेकंड क्वाड्रेंट में, और 90 से अगर आप देखोगे तो यहां तक कितना एंगल हो गया? 90 में और 90 जोड़ा तो 180। तो यानी कि 90 से बड़ा हो और 180 से छोटा हो तो मैं कहूंगा कि मैं सेकंड क्वाड्रेंट में हूं एंगल। और अगर अब 180 में फिर से 90 डिग्री जोड़ता हूं तो मैं कहूंगा 180 से बड़ा हो और 270 से छोटा हो, तो ये मेरा क्वाड्रेंट हो जाता है थर्ड क्वाड्रेंट। ऐसे ही 270 में 90 और ऐड करूंगा तो मैं कहूंगा 270 से बड़ा हो और 360 से छोटा हो, तो मैं होता हूं फोर्थ क्वाड्रेंट में। एंगल को पकड़ना समझ में आया? अच्छा, ये तो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। मैंने आपको बताया जब भी मैं एंटी क्लॉकवाइज चलूंगा मैं पॉजिटिव एंगल कंसिडर करूंगा। याद आ रहा है? आ रहा है ना याद? अगर मैं कभी, मेरे को कोई सिचुएशन ऐसी हो जाए कि मेरे को एंगल ऐसे मेजर करना पड़ जाए, ऐसे सपोज करो ये एंगल मेजर करना, मैं कहूं कि ये एंगल है 30 डिग्री, तो मैं इसको 30 नहीं बोलूंगा, या तो मैं बोलूंगा 30 डिग्री क्लॉकवाइज, ताकि मुझे पता रहे कि मैं क्लॉकवाइज घूमाऊं, या मैं बोलूंगा नेगेटिव ऑफ 30 डिग्री, क्योंकि 30 डिग्री का मतलब तो हो गया कि आप एक्स एक्सिस से ऊपर गए थे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्योंकि थीटा तभी पॉजिटिव आएगा ये वाला। अगर मैंने बोला -30, इसका मतलब है आपकी रे नीचे की ओर आई है 30 डिग्री पे, तो मैं कहूंगा -30। तो आपको प्लस और माइनस का नोटेशन समझ में आया? तो अगर मैं आपसे कहूं, जैसे देखो कॉमन छोटे मोटे 2-4 क्वेश्चन तुरंत, प्लस 225 डिग्री किधर है? प्लस 225, 90, 180, उससे आगे 180 से 270 के बीच में ना, तो प्लस 225 डिग्री मेरा थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। ठीक है, तो
तुरंत देख लो ताकि ये चीज़ें कवर हो जाएं, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों ने ये चीज़ें पहली बार देखी। ठीक है, मैं आपसे कहूँ कि प्लस 153 153 डिग्री प्लस यानी कि ऐसे चलो 153 90 से 180 के बीच में कौन से क्वाड्रेंट में है? सेकंड क्वाड्रेंट में। मैं आपको बोलूं कि माइनस ऑफ 45 तो माइनस ऑफ 45 यानी कि क्लॉकवाइज चलना है। माइनस ऑफ 45 0 से 90 के बीच में ना इधर, तो माइनस ऑफ 45 कौन सा हो गया? फोर्थ क्वाड्रेंट, माइनस ऑफ 45 डिग्री। ठीक है, मैं आपको कहूं 295 डिग्री, तो आप कैसे चलोगे? 295 यानी कि प्लस ऐसे 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 295, 270 से बड़ा है ना, तो 295 डिग्री यहां पे आ गया। समझ में आ रहा है? मैं आपको कहूं कि माइनस ऑफ 130 डिग्री, माइनस ऑफ 130 डिग्री, तो माइनस मतलब ऐसे चलोगे, 130 मतलब माइनस का 0 से 90 यहां पे आ जाएगा, माइनस का 90 से 180 यहां पे आएगा, तो माइनस का 130 यहां पे आएगा। तो आप एंगल देख के ये बता सकते हो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा। एक्स और वाई एक्सिस पकड़ सकते हो, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये पकड़ सकते हो। एक्स और वाई आपस में परपेंडिकुलर है, ये पकड़ सकते हो। क्या ये सब चीज़ें आपको पता हैं? ये सब चीज़ें अगर आपको पता हैं, अगर नहीं पता है तो ये क्विक रिवीजन हो गया। अब मुझे पता चल गया एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। ओके, दूसरी चीज़ अगर आप देखो, मैं बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर करा रहा हूँ एक ही टॉपिक में, ये बार बार घूम फिर के आएंगे अलग अलग जगह, यहीं पर कर लो। मान लो ये एक मेरे को एक ग्राफ दिया हुआ है, मतलब y एक्सिस में कोई चीज़ है जो x में वेरी करने पर ऐसे वेरी कर रही है। इसको कैसे पढ़ेंगे? y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x। कैसे पढ़ेंगे? y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, यानी कि ध्यान से देखना, वेरिएबल है x, टेंशन मत लो, सब समझ जाऊंगा। वेरिएबल है x, यानी कि x वेरी कर रहा है, x वेरी कर रहा है, और डिपेंडेंट है y, x वेरी कर रहा है और y उस पर डिपेंड कर रहा है। मतलब कि ऐसे समझो, मैंने आपको कहा कि एक जगह पे, एक सिटी पे मंडे को टेम्परेचर था 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ट्यूसडे को टेम्परेचर था 30 डिग्री सेंटीग्रेड, वेडनेसडे को टेम्परेचर था 32 डिग्री सेंटीग्रेड, थर्सडे को टेम्परेचर था 40 डिग्री सेंटीग्रेड, फ्राइडे को टेम्परेचर था -25 डिग्री सेंटीग्रेड। मानने में क्या जा रहा है, समझा रहा हूं मैं तो। सैटरडे को टेम्परेचर था 0 डिग्री सेंटीग्रेड, संडे को टेम्परेचर था, ले लो कुछ 35 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अब एक बात बताओ, वेरिएबल क्या है? ये मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे ये वेरी कर रहे हैं। मंडे पे ये टेम्परेचर है, यानी कि ये इस पे डिपेंड कर रहा है। टेम्परेचर 30 कहां पर है? ट्यूसडे पे। 32 कहां है? वेडनेसडे पे। तो ये डिपेंडेंट हो गया और ये मेरा वेरिएबल हो गया, मतलब मैं इसको वेरी कर रहा हूं। ठीक है, तो मैंने कहा कि लो ये तो है मंडे, ये तो है ट्यूसडे, ये है वेडनेसडे, ये है थर्सडे, ये है फ्राइडे, ये है सैटरडे और ये है संडे। वेरिएबल है, उसको मैंने एक्स एक्सिस पे ले लिया। ठीक है, अब मैंने कहा अब वाई एक्सिस पे मुझे क्या प्लॉट करना है? टेम्परेचर, है ना। तो मैंने टेम्परेचर की एक सूटेबल यूनिट ले ली। मैंने कहा कि चलो ये +5 है, ये +10 है, ये +15 है, ये 20 है, ये 25 है, ये 30 है, ये 35 है। नेगेटिव कहाँ पे गया है? नेगेटिव ये -15 ले लो, -5 है, -10 है, -15 है। तो अब आप ग्राफ को प्लॉट करना समझ लो कैसे करते हैं। ये ग्राफ को प्लॉट करना आपके 11th 12th में मैथ में भी और आपके फिजिक्स में भी बहुत काम आएगा। मंडे को टेम्परेचर था 25 डिग्री सेंटीग्रेड, मंडे को टेम्परेचर था
25 डिग्री सेंटीग्रेड। मंडे को टेम्परेचर था 25 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको मैं रीड करूंगा m, 25 डिग्री सेंटीग्रेड। x एक्सिस पे मंडे है, y एक्सिस पे 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। मंडे दिन को 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। ये वेरी कर रहा है और इसके वेरी करने पे ये डिपेंड करता है, तो ये वेरिएबल हो गया और ये डिपेंडेंट हो गया। x एक्सिस पर हमेशा हमेशा वेरिएबल कर्व आएगा, वेरिएबल क्वांटिटी आएगी, और y एक्सिस पे हमेशा हमेशा डिपेंडेंट क्वांटिटी आएगी। ठीक है, ट्यूसडे को टेम्परेचर था 30, तो ट्यूसडे को टेम्परेचर था 30। अब इसको यहां से हटा दो, ट्यूसडे को टेम्परेचर हो गया 30। वेडनेसडे को टेम्परेचर था 32। 30 और 35 के बीच में कहीं 32 होगा। थर्सडे को टेम्परेचर था 40 डिग्री, यहां पे कहीं 40 होगा। ठीक है, फ्राइडे को टेम्परेचर था -15, यहां पे कहीं -15 होगा। सैटरडे को टेम्परेचर था 0 डिग्री सेंटीग्रेड। सैटरडे 0, देखो ये रहा 0, ध्यान से देखो, y एक्सिस पे 0 का है यहां पर, x एक्सिस पे 0 का है यहां पर, x और y का 0 कोइंसाइड करता है। तो सैटरडे को टेम्परेचर कितना है 0। सैटरडे को अगर 5 होता तो मैं यहां पे लेता, अगर सैटरडे को 4 होता मैं यहां पे लेता, 3 होता यहां पे लेता, 2 1 यहां पे लेता, तो 0 यहां पे आएगा। सैटरडे को 0 x एक्सिस पे सैटरडे, y पर कुछ है ही नहीं, यानी कि y पे चलाई ही नहीं, y पे चलाई नहीं तो y पे 0। संडे को 35, ये लो संडे को 35। अब मैं क्या करूंगा, इन अलग अलग पॉइंट्स को ज्वाइन करूंगा, इन अलग अलग पॉइंट्स को ज्वाइन करूंगा और उससे मुझे एक रफ आइडिया लगेगा, रफ आइडिया। अब देखो ऐसा हो सकता है कि यहां से यहां ऐसे करवाए, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं कंटिन्यूअस हमेशा ड्रॉ करूंगा। फ्री स्केच बोलते हैं इसको। फ्री स्केच मतलब लगभग लगभग सीधा सीधा जैसे मैं जोड़ सकता हूं ना, जिस तरीके से मुझे दिखाई दे रहा है ऐसे। मैं यहां से ऐसे नहीं कर जोड़ूंगा, मैं यहां से सीधा सीधा ही जोड़ूंगा, जो मुझे सीधा दिखाई दे रहा है। तो यहां से यहां पे सीधा सीधा मैं कैसे आऊंगा, काइंड ऑफ ऐसे आएगा, फिर यहां से यहां ऐसे आएगा काइंड ऑफ, फिर यहां से यहां काइंड ऑफ ऐसे आएगा। कर्व दिखाई दिया आपको पक्का? ये रहा मेरा कर्व। अब इस कर्व का फायदा ये हो गया कि अब इस कर्व को देख के मैं डायरेक्टली बहुत सारे इंटरप्रिटेशन कर सकता हूं। कैसे? अगर आपसे कोई पूछे कि वीक का सबसे गर्म दिन कौन सा था, वीक का सबसे गर्म दिन कौन सा था, बच्चों वाली चीजें नहीं है, फिर से कह रहा हूं, ये मत समझने की गलती कर देना कि ये बच्चों वाला है। बच्चों वाला मैथ्स में, फिजिक्स में, किसी भी सब्जेक्ट में कुछ नहीं होता। जो होता है वो कंसेप्ट होता है, और जिसको कंसेप्ट आते हैं उसके लिए सब इजी होता है। यही कंसेप्ट पे मैं इतना बड़ा कर्व ड्रॉ करने वाला हूं, जो कर्व आपको मैथ में रटाया जाएगा, जो कर्व आपको बाकी सब्जेक्ट्स में रटाया जाएगा, इसी टॉपिक पे करेंगे। अगर मैं आपसे कहता हूं कि वीक का सबसे गर्म दिन कौन सा था, तो आप कहेंगे सबसे गर्म यानी कि टेम्परेचर, सबसे ज़्यादा यानी कि पॉजिटिव कहाँ पर है? मेरे को इस कर्व में ये वाला पॉइंट हाईएस्ट दिखाई दे रहा है, देखो। तो ये दिन कहाँ चल रहे हैं? एक्स एक्सिस पे। तो इसको मैं जब वापस एक्स एक्सिस पे ड्रॉ करूंगा तो मैं डायरेक्टली कह सकता हूं थर्सडे मेरा वीक का सबसे गर्म दिन था। अगर मैं कहूं कि वीक का सबसे ठंडा दिन कौन सा था, तो आप देखेंगे सबसे ठंडा यानी कि सबसे कम टेम्परेचर, सबसे कम टेम्परेचर यानी कि वाई एक्सिस पे सबसे कम वैल्यू ये रही। अब मुझे सबसे ठंडा दिन देखना है, तो इसके रेस्पेक्टिवली दिन कौन सा है, ये पॉइंट आया कर्व पे, तो ये पॉइंट कर्व पे कौन सा डे डिनोट करता है? फ्राइडे। तो मैं कहूँगा सबसे ठंडा दिन फ्राइडे है। अगर मैं आपसे कहूँ कि किस दिन सबसे ज़्यादा टेम्परेचर फ्लक्चुएट हुआ,
किस 24 घंटे के इंटरवल में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर फ्लक्चुएट हुआ, तो आप कहोगे वाई की वैल्यू सबसे ज़्यादा चेंज कब हुई, एक दिन में, मंडे से ट्यूसडे इतना चेंज हुआ वाई 5 डिग्री। ध्यान से देखना, y2 अगर ये y2 है, y1, x2, इन सबको एक नाम दे दो। बहुत सारी चीज़ें कवर होने वाली यहाँ से, इसलिए मैं इसी थोड़े क्वेश्चन को थोड़ा सा डिटेल में कराऊंगा। अब घुस ही गए तो इस क्वेश्चन को डिटेल में ही कर लेते हैं। मैंने अब इनको अलग अलग नाम दे दिया, x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7। मान लो ये मेरा पॉइंट हो गया y1, ये पॉइंट हो गया y2, ये पॉइंट हो गया y3, ये पॉइंट हो गया y4, ये पॉइंट हो गया y5, ये पॉइंट हो गया y6, ये पॉइंट हो गया y7, y8, इस पॉइंट को नाम दे दिया y9, y10, y11। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं कि मंडे से ट्यूसडे के बीच में कितना टेम्परेचर चेंज हुआ, तो आप कहोगे ट्यूसडे को टेम्परेचर था 30, y(6) माइनस मंडे को टेम्परेचर था 25, यानी कि y(5). ये तो क्या हो गया, चेंज इन y। क्या हो गया, y की वैल्यू में कितना चेंज आया, यहां से यहां तक y की वैल्यू में कितना चेंज आया। चेंज को मैं रिप्रेजेंट करता हूं फिजिक्स में या मैथ में डेल्टा, यानी कि एक छोटे से ट्राइंगल से, इसको मैं बोलूंगा डेल्टा, डेल्टा ऑफ y, चेंज इन y। इसको मैं क्या पढ़ूंगा, जब भी मेरी फिजिक्स में मैं इसको देखूंगा, मैं इसको कहूंगा चेंज इन, चेंज इन। ये ट्राइंगल, छोटा सा ट्राइंगल है, चेंज इन। जैसे कि मैंने लिख दिया डेल्टा टी, डेल्टा टी, तो मैं कहूंगा चेंज इन टाइम। अगर मैं कहूं डेल्टा वाई, चेंज इन वाई। अगर मैं कहूं डेल्टा पी, तो मैं कहूंगा चेंज इन प्रेशर। समझ में आ रहा है। अगर मैं कहूं डेल्टा ए, तो मैं कहूंगा चेंज इन एरिया। ठीक है, तो चेंज इन वाई, वाई की फाइनल वैल्यू माइनस वाई की इनिशियल वैल्यू। दिन कौन सा था, ट्यूसडे माइनस मंडे, x2 माइनस x1। फिर से ये क्या हो गया, चेंज इन x। ये क्या हो गया, x2 माइनस x1, यानी कि चेंज इन x। ठीक है, अभी ऐसे ही ट्यूसडे से वेडनेसडे के बीच में क्या होगा, ये होगा चेंज इन y और ये होगा चेंज इन x। यहां पे क्या होगा, चेंज इन y और ये होगा चेंज इन x। चेंज इन x तो मेरा हमेशा 24 घंटे चलेगा, क्योंकि मैं एक एक दिन का गैप ले रहा हूं। लेकिन चेंज इन y मेरी वैल्यू चेंज होगी। ये वैल्यू ज्यादा है, ये चेंज कि ये चेंज कि ये चेंज कि ये चेंज। आप देखोगे सबसे बड़ा चेंज ये है, क्योंकि y की वैल्यू जब -15 है, यानी कि मैं जब ये ले रहा हूं y11 माइनस y8 डिवाइड बाई x5 माइनस x4। आप इसको देखो, y11 की वैल्यू कितनी, -15 माइनस y8 की वैल्यू कितनी है, 40 डिवाइड बाई x5 की वैल्यू कितनी है, ये 24 घंटा का गैप है ना, तो इसको मान लो 24 आवर्स ले लो। तो ये हो गया माइनस 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 ऑफ 55 डिवाइड बाई 24। ये इतना मेरे पास आया। सबसे बड़ा चेंज मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है y में, यहीं पर है। तो चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x सबसे बड़ा यहीं पर है, सबसे बड़ा यहीं पर है। अब अगर आप देखोगे, ये था y2 y6, ये था y1। ठीक है, ये था x2 माइनस x1, ये लाइन। तो इस लाइन को मैं यहां पे ड्रॉ कर दूं, ध्यान से देखना, चेंज इन x, ये है चेंज इन y। अब इसको मैं अगर ऐसा ड्रॉ कर दूं, तो क्या एक छोटा सा ट्रायंगल नहीं बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल। देखो ध्यान से, इस पूरे कर्व को भूल जाओ और अब देखो, ये मेरा कोई कर्व है, ये है मेरा x, ये है मेरा y। इस पॉइंट पर ये है मेरा y2, इस पॉइंट पर ये है मेरा y1, इस पॉइंट पर ये है मेरा x2 और इस पॉइंट पर x की वैल्यू है x1। तो ये जो डिफरेंस है x2 माइनस x1, ये है डेल्टा x, यानी कि ये जो डिफरेंस है
ये है डेल्टा एक्स, और ये जो डिफरेंस है y2 माइनस y1, ये जो डिफरेंस है ये है, ये आप अगर देखोगे तो दिख रहा है ये डिफरेंस, y2 की वैल्यू में से y1 घटाया, ये था अगर 10, ये था अगर 30, तो ये कितना है 30 माइनस 10 20, यानी कि ये कितना है 20, यानी कि ये कितना है y2 माइनस y1, यानी कि ये कितना है चेंज इन y। इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो ये तो है चेंज इन x और ये है चेंज इन y, और अगर ये आपस में थीटा एंगल बना रहे हैं, ये आपस में थीटा एंगल बना रहे हैं, तो इस थीटा एंगल के लिए, इस थीटा एंगल के लिए क्या मैं tan ऑफ थीटा डिफाइन कर सकता हूं? tan थीटा होता है तोआ, अपोजिट ओवर एडजेसेंट। थीटा के लिए अपोजिट है ये, और अपोजिट है y2 माइनस y1, यानी कि चेंज इन y, और एडजेसेंट है ये, यानी कि x2 माइनस x1, यानी कि चेंज इन x। ठीक है, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, यही है मेरा tan ऑफ थीटा। ये मेरा बहुत काम आता है। बेसिकली अगर मैंने किसी कर्व ट्राइंगल को ऐसे ड्रॉ किया है तो चेंज इन y अपॉन चेंज इन x ही मेरा tan थीटा होता है। अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट करते हैं। अब आप सोच रहे हो कि यार x और y एक्सिस के कर्व में इन चीज़ों का मतलब क्या है। अब समझ में आएगा आपको धीरे धीरे। मान लो ये एक लाइन है x, ठीक है, इसने एंगल बनाया थीटा, ध्यान से देखना, इसने एंगल बनाया थीटा। तो अगर मैं x और y एक्सिस के पैरेलल यहाँ से प्रोजेक्शन लूँ तो मेरे को मिलेगा एक राइट एंगल ट्राइंगल ये, और एक राइट एंगल ट्राइंगल ये, दो ट्राइंगल मिले। अगर ये थीटा है, मैं इसको नाम दे देता हूँ OAB। क्या ये x में चेंज है, x में चल रहा है ना, तो क्या ये y में चेंज है? ये देखो y में चेंज है ना, y एक्सिस में, तो क्या ये डेल्टा y है? बिल्कुल है। अगर ये x है, अब इस OAB में अगर मैं साइन ऑफ थीटा डिफाइन करूं, साइन ऑफ थीटा, तो साइन ऑफ थीटा होता है साइन ऑफ थीटा के लिए अपोजिट ओवर हाइपोटेनियस, अपोजिट यानी कि डेल्टा y, और हाइपोटेनियस यानी कि 90 डिग्री के अपोजिट वाली लाइन यानी कि x। ओके, अगर मैं यहाँ से cos थीटा डिफाइन करूँ, इसको थोड़ा सा मैं और सोल्व करूँ, तो मेरा ये हो गया डेल्टा y हो गया x ऑफ साइन थीटा। ऐसे ही मैं अगर OAB में cos ऑफ थीटा निकालने की कोशिश करूँ तो cos ऑफ थीटा मेरा हो गया का यानी कि एडजेसेंट और हाइपोटेनियस, इसका एडजेसेंट हो गया ये, यानी कि डेल्टा x, और हाइपोटेनियस हो गया x। तो यानी कि यहाँ से अगर मैं डेल्टा x निकालना चाहूँ तो डेल्टा x हो गया x cos थीटा। अगेन मैं यहाँ से देख सकता हूँ कि अगर मैं डेल्टा y और डेल्टा x को डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास x साइन थीटा अपॉन x cos थीटा आता है, x साइन थीटा अपॉन x cos थीटा, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x से x कैंसिल, साइन थीटा अपॉन cos थीटा मेरा हो गया tan थीटा। अगेन मैं ये देख सकता हूँ चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x मेरा क्या आता है tan ऑफ थीटा होता है। तो ये tan ऑफ थीटा बहुत ही स्पेशल चीज़ है। y में कितना चेंज आया, x में कितने चेंज के रेस्पेक्ट में, y में कितना चेंज आया, x में कितने चेंज के रेस्पेक्ट में, उसको मैं बोलता हूँ tan ऑफ थीटा, यानी कि स्लोप ऑफ थीटा। क्या बोलता हूँ? स्लोप। मेरे ट्राइंगल में या मेरे कर्व में, मेरे y एक्सिस में स्लोप है ये tan थीटा। इसको मैं अब से जहाँ भी tan थीटा देखूंगा मेरे कर्व में, मैं उसको कह दूंगा ये स्लोप है, ये tan थीटा है।
ठीक है, ओके। अब मेरे को यहाँ से कुछ बातें अब क्लियर होनी चाहिए, एकदम क्लियर होनी चाहिए, जो मैंने करवा दी हैं। क्या क्या? कि यहाँ पर डेल्टा x की वैल्यू क्या आई? x cos थीटा। डेल्टा y की वैल्यू क्या आई? x sin थीटा। ये वैल्यू और ये वैल्यू बराबर है, ये तो मैंने इसको लिख दिया x cos थीटा। ये वैल्यू और ये वैल्यू बराबर है, तो ये हो गया x sin थीटा। अब आपको ये मुंह जबानी याद होना चाहिए, क्योंकि ये फिजिक्स की सबसे बड़ी ट्रिक है, सबसे बड़ा जादू है। जब भी मेरे पास कोई एक चीज़ ऐसे x यहाँ पे थीटा एंगल बना रही है, तो अगर मैं इसको ऐसे इन दो परपेंडिकुलर एक्सिस में इस तरह से प्रोजेक्शन लूँ, तो जिधर थीटा बनाता है, अब आप ऐसे याद रखोगे, जिधर थीटा बनाता है, ये रूल लगता है, वो दोनों लाइन आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होनी चाहिए, तभी, क्योंकि तभी यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, तभी अपन ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। जिस साइड में थीटा बनता है वो ट्राइंगल की साइड तो होती है x ऑफ cos थीटा, ऐसे ही याद रखेंगे आप, x ऑफ cos थीटा, जिस तरफ थीटा बनता है। और जिस तरफ थीटा नहीं बनता है, जिस तरफ एंगल नहीं बनता है, वो साइड होती है x ऑफ sin थीटा। कैसे आई मैंने आपको बता दी, याद आपको रखनी है, कंफ्यूजन में तुरंत साइन थीटा कोस थीटा बना लो, ठीक है। ये साइन है तो ये भी साइन है, ये कोस है तो ये भी कोस है। फिर से देखो, ये चीज़ समझ में आ गई तो फिजिक्स में बहुत चीज़ें सोल्व होंगी। मान लो इसकी लेंथ है y, a, मैंने बोला कि ये एंगल है अल्फा, ये एंगल है अल्फा। अब फिर से a के प्रोजेक्शन अगर मैं y एक्सिस के पैरेलल और x एक्सिस के पैरेलल लूँ, तो ये साइड और ये साइड, ये एक ट्राइंगल और ये भी एक ट्राइंगल। फिर से देखो, जिस साइड में अल्फा एंगल है, जिस साइड में एंगल है, वो साइड होती है a ऑफ cos ऑफ दैट x ऑफ cos ऑफ थीटा। ये रहा, ऐसे ही चलना है, a ऑफ cos ऑफ अल्फा, तो अब cos ऑफ अल्फा इधर आ गया। और जिस साइड में एंगल नहीं है उस साइड को हम बोलूंगा a ऑफ sin अल्फा। अगर ये कंफ्यूज कर रहा है तो और छोटी ट्रिक याद करो, और छोटी ट्रिक याद करो कि देखो, अगर ये ऐसे याद रख लो, ये x है, मान लो ये थीटा है, तो डेफिनेटली ये थीटा है, तो ये कितना है 90 माइनस थीटा, करेक्ट। अब अगर मैं इसका प्रोजेक्शन लूँ, मतलब ऐसे y और x एक्सिस पे ऐसे प्रोजेक्शन लूँ, तो ये और ये साइड मुझे निकालनी है, तो ये साइड हो गई x ऑफ cos ऑफ दिस, यानी कि x ऑफ cos ऑफ थीटा, और ये साइड हो गई x ऑफ cos ऑफ ये वाला एंगल, ये कौन सा है 90 माइनस थीटा, x ऑफ cos ऑफ 90 माइनस थीटा। पिछली क्लास में मैंने पढ़ लिया है cos ऑफ 90 माइनस थीटा होता है sin थीटा, तो ये हो गया x ऑफ sin थीटा। फिर से वही चीज़ आएगी घूम फिर के, ये चीज़ अच्छे से देखें, ये चीज़ फिजिक्स में बहुत ज़रूरी है। ओके, तो अब सवाल उठता है कि ये सब पढ़ने का मेरा उस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की टेबल से क्या लेना देना। पहली बात तो इसका फिजिक्स से बहुत लेना देना था, तो मैंने करवा दिया। डिफरेंशिएशन में यही पोर्शन वापस करवाऊंगा, पर अब इतना डिटेल में नहीं कराऊंगा, अब जल्दी करवा दूंगा, ठीक है। अब मेरा सवाल ये उठता है कि क्या मुझे ये बात पता है, क्या मुझे ये बात पता है कि अगर ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, ये 0 से 90, ये 90 से 180, ये 180 से 270 और ये 270 से 360 डिग्री एंगल है, तो अगर ये x है, तो ये अगर थीटा है, तो ये x ऑफ cos थीटा है, यानी कि इस साइड की लेंथ x ऑफ cos थीटा है, और ये यानी कि ये साइड x ऑफ sin थीटा है, तो यानी कि ये साइड x ऑफ sin थीटा है। अगर ऐसा है और मुझे sin थीटा और cos थीटा की टेबल ही तो बनानी है, याद आ रहा है, मुझे तो sin थीटा और cos थीटा की टेबल ही बनानी है, तो यहाँ पर क्या मैं ये लेंथ मेजर नहीं कर सकता स्केल से? कर सकते हो। दिक्कत कर रहा है ये x, दिक्कत कर रहा है ये x। अगर किसी तरह यहाँ से ये x हट जाए, ध्यान से देखना, अगर किसी तरह यहाँ से ये x हट जाए,
तो यहाँ पे सिर्फ cos थीटा और sin थीटा बचेगा, और ये साइड की लेंथ मैं कैलकुलेट कर लूंगा तो मैं sin और cos की टेबल बना लूंगा, 0, 30, 45, 60, 90 सारी टेबल बना लूंगा। तो इसको x हटाने के लिए मैं क्या करता हूं, यूनिट रेडियस ले लेता हूं, यूनिट लेंथ ले लेता हूं। अब अगर यूनिट लेंथ ली ना, ध्यान से देखना, यूनिट लेंथ ली तो ये हो गया 1 ऑफ cos थीटा, और 1 ऑफ cos थीटा हो गया cos थीटा, और ये हो गया 1 ऑफ sin थीटा यानी कि sin थीटा। यानी कि मैं ऐसा ट्राइंगल ड्रॉ करूंगा जिसकी ये साइड 1 है। अब अगर आप देखोगे ये साइड 1 है, तो इसके लिए तुम क्या करो, सिंपल सा लॉजिक है ना, अपना कंपास को यूनिट लेंथ पे खोलो और यूनिट लेंथ पे खोल के एक सर्किल बना दो। ध्यान से समझना, अब आपका दिमाग आज की क्लास में देयर इज 99% चांस कि आप बहुत ज़्यादा होने वाले हो। देखो, यूनिट लेंथ का एक सर्किल बना दिया, यूनिट लेंथ रेडियस का एक सर्किल बना दिया। इसका फ़ायदा क्या हुआ, इस सर्किल का हर पॉइंट, अब आपको मालूम चलेगा कि मैंने क्लास 1 में कैंडी की कहानी, जिया कोजिया की कहानी क्यों सुनाई, क्योंकि हर चीज़ आज की क्लास में कनेक्ट होगी। इसको बोलते हैं कॉल बैक, इसको क्या बोलते हैं, कॉल बैक। अगर ये पॉइंट लिया, ये पॉइंट अगर मैंने इसको ऐसे ज्वाइन किया ओरिजिन से, ये ओरिजिन है, पता चल गया मुझे, तो ये लेंथ कितनी है, 1। अब अगर मैं इसका y एक्सिस और x एक्सिस पे प्रोजेक्शन लूँ तो ये बन गया राइट एंगल, ये बन गया थीटा, और अगर ये एंगल है थीटा तो ये हो गया 1 ऑफ cos थीटा, 1 ऑफ cos थीटा यानी कि ये हो गया cos थीटा, और ये हो गया sin थीटा। और मेरे को sin थीटा और cos थीटा की वैल्यू तो निकालनी है अलग अलग थीटा पे। ये थीटा तो मैं नाप सकता हूं, मेरे पास कंपास है, मेरे पास d है, इस d से मैं ये थीटा नाप सकता हूं, स्केल से मैं ये लेंथ और ये लेंथ नाप सकता हूं। आ गया ना थीटा और cos की वैल्यू। बस हर पॉइंट पे, जैसे कि आपको थीटा की इस वैल्यू पे निकालना है, देखो थीटा की इस वैल्यू पे निकालना है, तो मैंने क्या किया, ये रहा थीटा, अब मैंने इसको ऐसे मिला दिया, तो ये हो गया cos वाला साइड और ये हो गया sin वाला साइड। बस यही तो हो रहा है, हर बार यही तो हो रहा है। बस और मुझे करना ही क्या है, और मुझे दिक्कत ही क्या है ये बताओ, कहीं कोई दिक्कत आई, कोई दिक्कत नहीं है, बस तो फिर ड्रॉ कर दो। ओके, तो क्योंकि मेरे लिए यूनिट रेडियस का सर्किल बनाना डिफिकल्ट हो जाएगा, तो मैंने अपने कैलकुलेशन को इजी करने के लिए अप्रोक्सीमेटली 20 को आप घर पे बनाएंगे तो एग्जैक्टली बनेगा। अप्रोक्सीमेटली 20 को यूनिट मान लिया, मतलब मैंने खोला 20 पर है, लेकिन मैंने इसको मान लिया कि ये 1 है, और मैंने इसको मानते हुए एक सर्किल ड्रॉ किया। अरे खुल जा बे, तुम तो चिपक ही गए। ठीक है, इसमें ये सेंटर रहा, आपका एग्जैक्ट आएगा। अगर आप बनाओगे तो आपको इतना मजा आएगा। इस पॉइंट पे मैं आपका 11th का सबसे डिफिकल्ट चैप्टर, 11th का सबसे डिफिकल्ट चैप्टर जो सब बोलते हैं, अभी मैं उसका नाम नहीं लूँगा, अभी मैं उसका नाम नहीं लूँगा। इस डायग्राम में, अकेले डायग्राम में आपके 11th के बहुत सारे कंसेप्ट,
बहुत सारे डिफ़िकल्ट टॉपिक्स और एक पूरा चैप्टर ख़त्म कराने वाला हूँ, लेकिन मैं उसका नाम नहीं लूँगा। जब वो चैप्टर अपन कर रहे होंगे ना नवंबर दिसंबर में कभी, तब मैं कहूँगा देखो अपन ने किया था। ठीक है, तो मेरे लिए ये रेडियस यूनिट है, ध्यान रखना। हालांकि ये मैंने 20 लिए, ठीक है। इस पे मैं कहीं भी एक पॉइंट लेता हूँ, अलग अलग पॉइंट लेता हूँ मैं। जैसे कि मान लो मैंने लिया 30 डिग्री, मैंने लिया 45 डिग्री, इतना ज़्यादा नहीं करेंगे, करो डिफ़िकल्ट हो जाएगा। 45 डिग्री, 90 डिग्री, 135 डिग्री, 180 डिग्री, ठीक है। उसके बाद 225 डिग्री और मान लो मैंने 4 पॉइंट ले लिए। ध्यान से देखना, ठीक है। अब इस पॉइंट को अगर मैं ज्वाइन कर दूं, और इन पॉइंट को भी ज्वाइन कर दूं, ये चीज़ें वैसे मैं क्लास में आप लोगों से करवाता, पर मजबूरी है कि अब मुझे खुद करके दिखानी पड़ रही है। खुद करते तो आपको बहुत कुछ समझने को मिलता। ये एंगल कितना लिया मैंने? 45। ऐसे ही ये एंगल मैंने कितना लिया है? 90 + 45 यानी कि 135। ऐसे ही ये मैंने एंगल लिया है 180 + 45 यानी कि 225, ठीक है। और ये मैंने लिया 270 + 45 यानी कि 315, ये, ठीक है। मेरा कर्व, मेरा ये चीज़ इजी दिखे इसलिए मैं बीच के ये सारे जो मैंने ये बनाए हैं ना, ये हटा देता हूं। अब आपको पता चल गया मैंने क्या बोला है, बस। क्योंकि ये थोड़ी देर बाद ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है। अभी जितना प्यारा दिख रहा है ये उतना प्यारा दिखेगा नहीं थोड़ी देर बाद। ये तो अभी से गंदा हो गया यार। ठीक है, ये 45, ये 135, ये 225, ठीक है। 45 वाला अगर मैं राइट एंगल बनाऊं तो ये साइड कौन सी हो गई? क्योंकि ये मैंने यूनिट ली है, ध्यान से देखना, ये लेंथ मेरी यूनिट है, तो यूनिट ऑफ कॉस ऑफ 45 यानी कि ये हो गया कॉस ऑफ 45। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अब सब चीज़ें कनेक्ट होने वाली हैं, सारे पुराने कंसेप्ट आज की क्लास में आके घुसने वाले हैं, तो ध्यान से देखते रहना। ये हो गया यूनिट है, अगर ये यूनिट लेंथ है तो ये हो गया 1 ऑफ कॉस 45 और ये साइड हो गई 1 ऑफ साइन 45, करेक्ट। ऐसे ही यहां पर अगर मैं ट्राइंगल बनाऊं तो ये साइड कितनी है? कोस, और ये साइड कितनी है? साइन। ऐसे ही मैं अगर यहां पे एक ट्राइंगल बनाऊं तो ये साइड कितनी है? साइन, और ये साइड कितनी है? कोस। ये साइड कितनी है? कोस। तो अब अगर मैं साइन और कोस की अलग अलग वैल्यू को प्लॉट करना चाहता हूं, ध्यान से देखते रहना, बहुत ही ध्यान से देखते रहना, वरना चीजें इधर से उधर हो जाएंगी, फिर यादव जिम्मेदार नहीं रहेगा। क्योंकि अब जो होने वाला है वो आपके साथ ज़िंदगी में पहले नहीं हुआ। फिर आप वो गाना गाओगे
जो मेरे टाइम पे बहुत ही चलता था कि ऐसा पहली बार हुआ है 16-17 सालों में। वैसे वो गाना 17-18 सालों में था, पर आप अभी इतने ही साल के हुए हो, तो आपकी लाइफ में 16-17 साल में ही ये चीज़ होने वाली है कि कोई मेरे को ऐसा फिजिक्स पढ़ाता है कि मेरा मन करता है कि उसको पटक पटक के पीटूं, कि फिजिक्स की क्लास के नाम पे पता नहीं क्या खिंचवाया जा रहा है। ट्रिग्नोमेट्री ख़त्म करा दी, 10th में जो ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी वो इसने मेरे को 11th में पढ़ा दी। जिस चीज़ को मैं छोड़ के आई थी और आया था, उसी चीज़ को ये पढ़ाया जा रहा है। कैसा पागल इंसान है। देखो, ध्यान से देखना, धीरे धीरे चलूँगा क्योंकि बहुत डिफ़िकल्ट कंसेप्ट है, ठीक है। ये क्या है? एक्स एक्सिस की लेंथ, यानी कि इस ट्रायंगल में अगर मैंने 45 की जगह 30 डिग्री का एंगल लूं तो ये जो ट्रायंगल बनेगा, ध्यान से देखना, इस ट्रायंगल में ये जो एक्स एक्सिस की लेंथ है ये तो मुझे कॉस देगा, और ये वाई एक्सिस की जो लेंथ है ये मुझे साइन देगा। तो मेरा वेरी, अगर मेरे को कहता हूं मैं थीटा करता है, तो मैं बनाना चाहता हूं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, है ना, 60 डिग्री, 90 डिग्री, उसके बाद 120 डिग्री, ऐसे कंटिन्यूशन बनाते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। 135 डिग्री, 150 डिग्री, 165 डिग्री, 180 डिग्री, ऐसे अलग अलग डिग्री पे मुझे साइन और कॉस की वैल्यू चाहिए। मान लो यहां पर मैंने थीटा प्लॉट किया है, ठीक है। अब एक बात बताओ, वाई एक्सिस पर ध्यान से देखना, ये लेंथ क्या है? साइन। ये लेंथ क्या है? साइन। एक और ट्रायंगल बनाऊंगा तो वो लेंथ क्या होगी? साइन। तो वाई एक्सिस पर क्या वेरी हो रहा है? साइन ऑफ थीटा। अगर ये 30 है तो ये साइन ऑफ 30, अगर ये 45 है तो ये साइन ऑफ 45, अगर 60 डिग्री का ट्रायंगल बनाऊंगा तो वो बनेगा साइन ऑफ 60। तो वाई एक्सिस की लेंथ किस पे वेरी हो रही है? साइन ऑफ थीटा पे। किस पे वेरी हो रही है? साइन ऑफ थीटा पे। तो वाई एक्सिस पर मैं साइन ऑफ थीटा ले रहा हूं इधर, ठीक है। अब देखो, थीटा 30 है तो वाई की वैल्यू ये है, और यही वैल्यू साइन ऑफ 30 है। इसको मैं यहां प्लॉट कर देता हूं, क्योंकि साइन ऑफ 30 पे y की जो वैल्यू है वही तो मुझे साइन ऑफ 30 दे रही है। दिमाग खराब होने वाला है, इसलिए बहुत ही ध्यान से देखते रहना। 45 डिग्री पे y की जो वैल्यू है वही तो मेरे को साइन ऑफ 45 दे रही है। यानी कि अगर मैं इसको आगे लेके आऊं और 45 डिग्री पे मिलाऊं तो ये जो वैल्यू आएगी यही तो मुझे साइन ऑफ 45 देगी। ऐसे ही 60 डिग्री पे लेके आऊं तो मिलेगी। ऐसे ही जब इस ट्रायंगल को बढ़ाते बढ़ाते मैं 90 के पास लेके जाऊंगा, ऐसे ही जब मैं इस ट्रायंगल को बढ़ाते बढ़ाते 90 के पास लेके जाऊंगा तो मैक्सिमम मेरे इमेजिनरी ट्रायंगल की, क्योंकि 90 पे ट्रायंगल बनेगा ही नहीं, ध्यान से देखना, 90 पे तो बस ये स्ट्रेट लाइन रह जाएगी। लेकिन मुझे इतना मालूम है वाई एक्सिस पे कौन वेरी कर रहा है? वाई एक्सिस पे साइन वेरी कर रहा है, यानी कि ये साइन की मैक्सिमम वैल्यू हो गई। और मैंने यूनिट रेडियस का ट्रायंगल, यूनिट रेडियस का सर्किल ड्रॉ किया है, यानी कि ये मैक्सिमम वैल्यू 1 ही तो हुई, ये मैक्सिमम वैल्यू 1 हुई तो हुई, और ये 1 मुझे मिला 90 पर। समझ में आ रहा है? ऐसे ही जब मैंने 135 डिग्री पे गया, ये रहा 135 डिग्री, तो इस ट्रायंगल का ये वाली साइड मुझे साइन ऑफ 135 दे रहा है। तो इसको मैं जब आगे लेके जाऊंगा तो मुझे यही लाइन वापस, यही पॉइंट वापस आता हुआ मिलेगा यहां पर। ऐसे ही जब मैं साइन ऑफ 150, इधर मैं जब 150 ड्रॉ करूंगा, इधर ये 150 डिग्री, तो साइन ऑफ ये
ये बनेगा साइन ऑफ 150। जब मैं इसको आगे लेके जाऊंगा तो यही वापस मिलेगा 30 के रेस्पेक्टिवली, क्योंकि ये सिमिलर ट्राइंगल है। अब सब कुछ समझ में आता जाएगा, सिमिलर नहीं है, ये तो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है। तो ये यहां पर आगे खिंचता हुआ आएगा और ये बन गया 150। ऐसे ही जब मैं 180 का साइड लूंगा तो ये जो साइड बनी, ये जो साइड बनी, यही तो ट्राइंगल है, यही तो ट्राइंगल है। और इस ट्राइंगल में y कितना बड़ा है? y तो है ही नहीं, क्योंकि इस ट्राइंगल में तो सिर्फ x है, यानी कि y कितना है? 0। यानी कि जब एंगल यहां से लेके यहां आ गया, यानी कि एंगल आ गया 180 डिग्री, तो मेरा यहां पे ट्राइंगल ही नहीं बचा, ट्राइंगल नहीं बचा, यानी कि y एक्सिस पे कुछ लेंथ ही नहीं बची, यानी कि y एक्सिस पे लेंथ आ गई 0। समझ में आया? तो अब जब मैं इन ऐसे हर डिग्री पे ये प्लॉट कर्व करूंगा तो मेरे को ये प्लॉट मिलेगा ऐसे। ये यहां पे 180 बनाना चाहिए था मुझे। जितना 0 से 90 दूर होगा उतना ही 90 से 180 दूर होगा। अप्रोक्सीमेटली यहां पे 180 बनाना है, इसीलिए कर्व थोड़ा सा टेढ़ा सा दिख रहा है मेरे को। ठीक है, तो ये मेरा कर्व बनेगा ऐसे। घर पे बनाना बहुत मजा आएगा, बनाओगे तो मजा आ जाएगा, सही बता रहा हूं। जिसने बनाया उसकी आज से फिजिक्स चमकने लग जाएगी। फिर जब आप 180 डिग्री से आगे बढ़ोगे तो मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाओगे। थर्ड क्वाड्रेंट में जैसे आपने ये वाला एंगल पकड़ा, तो इस वाले एंगल में ये जो y है यही तो मेरा साइन ऑफ थीटा है ना, तो यही तो मेरा साइन ऑफ दिस है। यानी कि अब मैं जब इसको प्लॉट करूंगा तो मेरे को पॉइंट मिलेगा इधर। ऐसे ही जब मैं साइन ऑफ 270 डिग्री कैलकुलेट कर रहा हूँ, 90, 180, 270, तो मेरा ट्राइंगल बनेगा ये, मतलब एक लाइन रह जाएगी ट्राइंगल के नाम पे, और उसकी जो y एक्सिस की लेंथ है वही तो मुझे साइन दे रही है बार बार, तो मेरे को ये देगा साइन 270 पे। तो आपको ये मिलेगा 0 से 90, 90 से 180 ऐसे। फिर आप इसको ड्रॉ करोगे तो और 180 यानी कि 360 पे आते आते आपको ये कर्व फिर से ऐसा मिलेगा। ठीक है, घर पे ड्रॉ करना बहुत मजा आएगा। ये 45 है, ये 135 है। ठीक है, ये ऐसे ही अलग अलग एंगल पे आएंगे। ये कितना था? 225 वाला, ये है 225। ठीक है, ऐसे ही इसके बराबर यहां पे वैल्यू आई 315 डिग्री की। ये मैक्सिमम गया 1, क्योंकि यूनिट ये रेडियस का सर्किल बनाया है। ये मैक्सिमम गया 1, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू साइन की कितनी जा सकती है? 1। थोड़े दिन बाद आपको यही चीज़ मैथ में और बाकी टीचर्स रटाएंगे। आज आपको ये बात पता होनी चाहिए कि साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 क्यों गई, साइन 180 पे 0 क्यों हुआ, साइन ऑफ 0 कहाँ से आया। अब देखो, साइन ऑफ 0 यानी कि 0 डिग्री पे, ये रहा 0 डिग्री पे ट्राइंगल तो बना ही नहीं, लेकिन मुझे मालूम है हर बार y एक्सिस की लेंथ मुझे दे रही है साइन। यहां पे तो y की लेंथ आई ही नहीं, यहां पे तो सिर्फ x की लेंथ आई, और x, तो यानी कि साइन ऑफ 0 मेरा हो गया 0। समझ में आया? देखो इसको ध्यान से। ओके, तो ये जो बना, ये किसका कर्व बना? साइन ऑफ थीटा का। थीटा वेरी कर रहा है, थीटा वेरिएबल है, और y एक्सिस पे ज्या, याद आ रहा है टॉफी की कहानी, y एक्सिस पे ज्या, अर्ध ज्या, ये जो मुझे दे रहा है ये ज्या, बो स्ट्रिंग अगर आपको याद आ रही हो तो, ये ज्या की लेंथ यानी कि अर्ध ज्या की लेंथ, ये मुझे बार बार दे रही है साइन ऑफ थीटा, इसीलिए इसका नाम साइन ऑफ थीटा है। ये साइन ऑफ थीटा गलती से पड़ गया, ये भी आपको पता है। ठीक है, तो ऐसे साइन ऑफ थीटा का कर्व घर पे बनाओ।
आपको 0, 30, 45, 60, 90 के बाद 120, 135, 150, 180, 210, 225, उसके बाद 270, 315, 360, ये सारे एंगल बनाने हैं। 315, 330 और 360, यहाँ पर अलग अलग 30 डिग्री का, 45 डिग्री का, 60 डिग्री का, 90 डिग्री का, 135 डिग्री का ये ट्रायंगल बनाना। इस ट्रायंगल में y एक्सिस की जो साइड आए उसको ऐसे धीरे धीरे प्लॉट करना, इधर इक्वल डिस्टेंस पे चलते जाना। ये याद रखना, ये इक्वल नहीं है, ये 30 का गैप है, ये 15 का गैप है, तो आपको y एक्सिस में यूनिट सिस्टमेटिक लेनी पड़ेगी। अगर आप x एक्सिस में डिस्टेंस ऐसे लेते हो, आपके पास ग्राफ होना चाहिए प्रॉपर ग्राफ में। ये आपको होमवर्क दे रहा हूँ, इसीलिए मैंने डायग्राम आधा बनाया ताकि आप घर पे बाकी पूरी मेहनत करो। ठीक है, ग्राफ लो, ग्राफ में अपनी यूनिट लो, 10 सेंटीमीटर ले लो ताकि आपके लिए सर्किल बहुत आसानी से बने। 10 सेंटीमीटर आपके लिए हो गया यूनिट, तो जहाँ भी 10 हो गया वो आपके लिए यूनिट हो गया। तो अगर आपको 7 सेंटीमीटर की बात करनी है तो आपके लिए 7 सेंटीमीटर हो गया। अगर 10 मेरा 1 है तो 7 मेरा हो गया 0.7, याद रखना। अगर 10 मेरा 1 है तो 6.5 सेंटीमीटर हो गया मेरा 0.65 सेंटीमीटर, क्योंकि मैंने यूनिट का कन्वर्जन कर लिया। ये चैप्टर 1 खत्म हो रहा है आपका 11th की एनसीईआरटी में, यूनिट एंड कन्वर्जन। यहाँ पर आपका खत्म हो रहा है एक चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम नहीं लूँगा, जो कि सबसे डिफिकल्ट चैप्टर है आपकी फिजिक्स का। ठीक है, वो हो चुका है खत्म। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ। घर पे 10 सेंटीमीटर का एक सर्किल बनाना। अगर 10 सेंटीमीटर का सर्किल बड़ा हो ग्राफ पेपर पे तो उसको और छोटा कर लो, 5 पे कर लो, और आपकी यूनिट याद रखना, मेरी 5 सेंटीमीटर मेरी 1 है, तो सब कुछ 5 के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट होगा। ठीक है, उसके बाद आप एक्स एक्सिस पे आप मान लो एक यूनिट पे 10 डिग्री ले लेना, अगर आप लेना चाहो तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। ये तो छोटा, इतना बड़ा तो आपके पास ग्राफ ही नहीं होता ना, बड़ा कर लो। एक पे 20 ले लो, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, ऐसे थीटा की वैल्यू कैलकुलेट हो गई। ऐसे ही यहाँ पर आपने अगर 5 सेंटीमीटर का सर्किल लिया है, बता रहा हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो 5 आपका हो गया यूनिट। ठीक है, अब जहाँ भी आपको 5 दिखा आप उसको 1 मानोगे, तो जहाँ भी आपको 2.5 दिखा उसको आप हाफ मानोगे, यानी कि 0.5 मानोगे। 5 के रेस्पेक्ट में सारी यूनिट कन्वर्ट करना, और अब यही कर्व ऐसे सर्किल बनाना। अब 30, 45, 60, 90 ये वाले एंगल के गैप में लेते हुए अपना यूनिट सर्किल बनाना, वहाँ पे y एक्सिस का प्रोजेक्शन लेना और साइन का कर्व ड्रॉ करना, और साइन पे 30, 45, 60, 90, 120, 135, 180 इन सब की वैल्यू देखना क्या आएगी। जैसे 30 पे जो वैल्यू आई यहाँ पे लिख दी, 45 पे जो वैल्यू आई यहाँ पे लिख दी, 90 पे जो वैल्यू आई यहाँ पे लिख दी। उसके बाद उस कर्व को प्लॉट करना, जितनी ज़्यादा वैल्यूज़ लोगे उतना ज़्यादा कर्व आपका अच्छा बनेगा, प्यारा कर्व बनेगा। उस कर्व को बनाओ। ठीक है, इस कर्व को बनाने के बाद आपको 2 होमवर्क दे रहा हूँ। अब इस कर्व को बनाने के बाद आपको 2 होमवर्क दे रहा हूँ। क्या जैसे मैंने साइन थीटा का कर्व प्लॉट किया, क्या वैसे ही आप कोस ऑफ थीटा का कर्व प्लॉट कर सकते हो? हिंट ले लो। जैसे y एक्सिस पर साइन वेरी कर रहा है, ऐसे x एक्सिस पे कोस वेरी कर रहा है। x एक्सिस पे जो ट्रायंगल बन रहा है ना ये वाला, इसकी जो x एक्सिस वाली लेंथ है ये कोस की तो लेंथ है, तो यानी कि अगर मैं इसकी x एक्सिस का प्रोजेक्शन लूं, ये x एक्सिस का प्रोजेक्शन रहा, अगर मैं इसकी x एक्सिस का प्रोजेक्शन लूं फिर से अलग अलग थीटा की वैल्यू पे,
अलग अलग थीटा की वैल्यू पे। तो अब यहाँ पे देखना कि 0 पर कोस 0 कितना है उसका प्रोजेक्शन यहाँ लेना, 30 पर कोस 30 कितना है उसका प्रोजेक्शन यहाँ लेना, फिर यहाँ पर वो पॉइंट बनाना, जो भी पॉइंट बने और उन पॉइंट को बनाना और ड्रॉ करना। ये आपका होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है। क्या आप साइन थीटा और कोस थीटा के प्लॉट से टेन थीटा तक पहुंच सकते हो? क्या आप साइन थीटा और कोस थीटा के प्लॉट से टेन थीटा तक पहुंच सकते हो? साइन कोस टेन के अगर आपने प्लॉट कर्व कर लिए, ड्रॉ कर लिए, तो आपने मैथ में, फिजिक्स में सब कुछ कर लिया, उसके बाद फिर कुछ नहीं बचा। अब सब मजाक है। अब डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, लॉगरिथमिक, सब कुछ, स्लोप, सब कुछ मजाक हो जाएगा आपके लिए। इस पे मेहनत कर लो, बहुत डिफिकल्ट चीज़ नहीं है, पर टीचर इसको करवाते ही नहीं है। मुझे नहीं पता उनको आता है, नहीं आता है, या क्या वजह है, पर मुझे लगता है इसके बिना फिजिक्स का स्टार्ट ही नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है इसके बिना फिजिक्स स्टार्ट ही नहीं होनी चाहिए। अब मैं आपको 1-2 दिन का ब्रेक दे रहा हूँ, 1-2 दिन का ब्रेक दे रहा हूँ, क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा कि मैं फिजिक्स में सचिन सर को बहुत मानता हूँ। सचिन सर हमको कहते थे कि फिजिक्स में कभी सॉल्यूशन नहीं देखना चाहिए, मैथ्स में कभी नहीं सॉल्यूशन देखना चाहिए। तुमको अगर किसी सब्जेक्ट में मास्टरी करनी है तो उसका सॉल्यूशन कभी मत देखो, अब बस क्वेश्चन को देखो और फंसे रहो। मैं चाहता हूं आप इस साइन के और कोस के कर्व पे हिंट मैंने दे दिए। हमारे सचिन सर ने तो जब ये हमसे प्लॉट कर्व करवाया था ना क्लास में, हिंट तक नहीं दी थी। हमको तो सर्कुलर मोशन बोल के बोला कि एक्स और वाई एक्सिस के अलग अलग ग्राफ प्लॉट करो। क्लास में एक बच्चे से क्वेश्चन सोल्व नहीं हुआ था, कि एक भी बच्चे को ये नहीं पता चला था हमारी कोचिंग में कि सर कहना क्या चाह रहे हैं। और सर ने बिल्कुल नहीं बोला, उस क्लास को आगे ही नहीं बढ़ने दिया जब तक क्लास के अधिकतर बच्चे वहाँ तक नहीं पहुँच गए। और बहुत दिन लगे थे, आप यकीन नहीं करोगे, आईआईटी की कोचिंग जिसमें एक एक दिन इंपॉर्टेंट होता है, सर ने क्लास ही आगे नहीं बढ़ने दी। सर ने कहा जब तक तुम सब इस चीज़ को खुद से नहीं, आपके खुद के दिमाग में क्लिक नहीं करेगा कि इसका प्रोजेक्शन यहाँ पर है, इसका प्रोजेक्शन यहाँ पर है, और एक सर्कुलर मोशन में कितनी चीज़ें छुपी हुई हैं, तब तक मैं आगे ही नहीं बढ़ूँगा। अब आप मेरी उसको किस्मत मानो या बदकिस्मती मानो, मुझे नहीं पता, पर उस क्लास में एक अकेला मैं ही बच्चा था जिसने इस चीज़ को तुरंत पकड़ लिया था और ये कर्व तुरंत प्लॉट कर दिया था। तो सर ने मेरा प्लॉट देखा, कहानी देखी, ये कर्व ग्राफ देखा, मेरी बुक बंद की और मुझसे एक ही सवाल पूछा, क्या तुमको ये बात पहले से पता थी? मैंने कहा नहीं सर, हल्का सा आइडिया था, मैंने कहीं किसी बुक में शायद देखा था, पर मुझे पता नहीं थी, मैंने अभी ड्रॉ किए, पर हाँ मेरे को आइडिया था हल्का सा, क्योंकि ये चीज़ पहली बार तो किसी के दिमाग में आ नहीं सकती, पर मेरे को बहुत ही हल्का आइडिया था, मेरे को कहीं कभी कोई देखा हुआ था। सर ने मेरी किताब बंद करवाई और सर ने मुझे कहा अब जाओ, अब क्लास ही मत आना, क्योंकि अब आगे की बहुत सारी क्लासेस में तुम जहाँ पे अभी पहुँच गए हो ना, बाकी सब बच्चों को यहाँ तक पहुँचने में बहुत टाइम लगेगा। और कई दिनों तक मैंने फिजिक्स की क्लास ही नहीं ली, क्योंकि सर ये ग्राफ ही नहीं प्लॉट करवा रहे थे, क्योंकि किसी को ये चीज़ ही नहीं पकड़ में आ रही थी। तो कई दिन तक मैं फिजिक्स नहीं पढ़ पाया था। अब अगर मेरी फिजिकल क्लास हो रही होती तो वही चीज़ मैं आपके साथ करता, मैं पूरी क्लास को आगे नहीं बढ़ने देता जब तक आप में से अधिकतर बच्चों को ये कंसेप्ट खुद से दिमाग में नहीं आता। मेहनत करते 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 अब मैं YouTube की क्लास तो उतने दिन स्थगित कर नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे तो अलग धंधा चल रहा है ना। यहाँ पे तो लोगों को लगता है कि क्लास नहीं लोगे तो बच्चे भाग जाएंगे, दूसरी स्कूल में चले जाएंगे। अरे जाने दो ऐसे बच्चों को, पर क्या करूँ, मैनेजमेंट को मैं ये बात नहीं बोल सकता ना। मैं कहता हूँ जाए, जिसको जाना है वो जाए, जिसको किसी स्कूल में स्कॉलरशिप मिल रही है, एक्टिवा मिल रही है, गाड़ी मिल रही है, कुछ भी मिल रहा है, आप वहाँ पे जाओ। मैं तो फिजिक्स ऐसे ही पढ़ाऊँगा, और मैं तो बहुत जिद्दी आदमी हूँ, मैं तो स्कूल छोड़ दूँगा। ऐसा नहीं मैं छोड़ूंगा, मैं कभी नहीं छोड़ता, ऐसी हरकतें कभी नहीं करता, पर चीज़ें मैं अपने हिसाब से ही करूँगा। फिजिक्स तो मैं डूब के ही करने वाला हूँ, तो अब प्लीज़ मैं 2-3 दिन क्लास नहीं डालने की कोशिश करूँगा। ये सिर्फ आपके और मेरे बीच में चलेगा।
कि मैं 2-4 दिन क्लास नहीं डालूंगा आपकी फिजिक्स की, ठीक है, 11th वालों के लिए। आपको घर पे खुद से मेहनत करते रहना है। अब मैं आपको देख तो सकता नहीं हूँ कि आप कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, तो मैं बस आप पे ट्रस्ट कर रहा हूँ। और ये मेरी क्लास का दूसरा रूल होता है, जो कभी क्लास लगेगी तो मैं आपको बताऊंगा, टेम्पल ऑफ ट्रस्ट। टेम्पल ऑफ ट्रस्ट चलता है मेरी क्लास में, मतलब जो मैंने कह दिया आप लोग वो करेंगे, और जो आपने कह दिया वो मैं करूँगा। आपने जो बात मुझसे शेयर की वो मेरे पास ही रहेगी मरते दम तक, और मैंने जो आपसे बात शेयर की वो आपके पास ही रहेगी मरते दम तक। इसीलिए मैंने वीडियो के बीच में सबसे लास्ट में बोली ये बात, क्योंकि आपकी क्लास में से अधिकतर बच्चे ऑलरेडी इस वक्त ये वीडियो बंद कर चुके हैं, मुझे मालूम है, मैं जानता हूँ, क्योंकि अधिकतर बच्चों को ये चीज़ समझ में नहीं आ रही होगी और अधिकतर बच्चे ने यहाँ पर ये चीज़ छोड़ दी होगी। इसीलिए इस वक्त मैं सिर्फ उन चंद लोगों से बात कर रहा हूँ, उन चंद लोगों से बात कर रहा हूँ जो जिद्दी हैं, जिनके अंदर जुनून है, जिनके अंदर जज्बात है, जो लड़ना चाहते हैं, जो फिजिक्स को एक नए तरीके से देखना चाहते हैं, जो मैथ को, केमिस्ट्री को, बायोलॉजी को एक नए तरीके से देखना चाहते हैं। इसीलिए एकदम बीच में लास्ट में ये बात बोल रहा हूँ, 1 घंटे का शायद ऊपर हो गया होगा, इसीलिए मैं ये चीज़ यहाँ पे बोल रहा हूँ कि अब सिर्फ वो बचे हैं जिनके अंदर एक जुनून है, एक जज्बा है, एक जिद है, और सिर्फ उन्हीं बच्चों से मुझे मतलब है इस वक्त। ये क्वेश्चन घर पर साइन और कोस का कर्व बनाना, ग्राफ लेके यूनिट लेना, आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। यूनिट का कन्वर्जन कैसे करते हैं, ग्राफ को प्लॉट कैसे करते हैं, साइन और कोस की अलग अलग वैल्यूज़ के लिए अलग अलग ग्राफ कैसे ड्रॉ कर सकता हूँ या सकती हूँ, tan ऑफ थीटा का कर्व क्या मैं यहाँ से कोई एंगल या कोई रिलेशनशिप निकाल के बना सकता हूँ। ये चीज़ें प्लीज़ करना, ठीक है, बहुत मज़ा आएगा। 2-3 दिन अपन क्लास नहीं डालेंगे, 2-3 दिन तक मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप इसमें भिड़े पड़े होंगे, आप खाना पीना सोना सब छोड़ देंगे और साइन और कोस का कर्व बनाएंगे। आप में से सबके पास मेरे मोबाइल नंबर हैं, जिसके पास नहीं है उनके पास नीचे स्क्रीन पे मेरे मोबाइल नंबर आ रहे हैं। आप में से जो बनाता जाए वो मुझे व्हाट्सएप पर अपने वीडियो बना के जो आपने बनाया या फ़ोटो खींच के अपने नाम के साथ मुझे भेजता रहे। आज से आपकी और मेरी एक नई जर्नी, एक नई दोस्ती, एक नया रिलेशनशिप शुरू हो चुका है। आज से आप लोग मेरे साथ या तो फिजिक्स में डूबने वाले हो या फिर आप छोड़ने वाले हो, और मुझे दोनों ही केस में बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि मैं अब धीरे धीरे ऐसे ही बच्चों को रखूँगा जो डूबने वाले हैं, जो मेरे साथ डूब जाएंगे। हम फिजिक्स में बहुत डूबेंगे और एनसीईआरटी के बाहर कतई नहीं जाएंगे, मैं आपको बोल रहा हूँ। अब आपको ये लग रहा होगा एनसीईआरटी में ये कहाँ है, ये भी मैं आपको बताऊंगा जब ये चैप्टर स्टार्ट कराऊंगा। 11th में ही है ये चैप्टर, ठीक है, सबसे डिफिकल्ट चैप्टर 11th का। तो आज की क्लास को समराइज करते हैं। घर पे साइन और कोस और टेन का कर्व या ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करना, जिद करना, लगे रहना, यूनिट सर्किल का कन्वर्जन सीखना, बनाना, अलग अलग डिग्री पे अलग अलग साइन और कोस का रिलेशनशिप चेक करना, और देखना क्या मुझे हर बार 0, 30, 45, 60, 90, 130, 150 इन सब के लिए अलग अलग ट्रायंगल बनाने की ज़रूरत है, या एक यूनिट सर्किल में ही सब कुछ छुपा हुआ है। ये बनाओ, 2-3 दिन लगे रहो, बहुत मज़ा आएगा। फिजिक्स में अब अपन डूबना स्टार्ट करने वाले। उम्मीद करता हूँ आप डूब रहे हैं, पर यकीन दिलाता हूँ आपको डूबने नहीं दूंगा। इस बात का मतलब बहुत गहरा है, ये मतलब इस क्लास के साथ धीरे धीरे समझ में आएगा। डूबते रहो, डूबना नहीं, डूबते रहो, डूबना नहीं, क्योंकि मैं डूबने नहीं दूंगा, लेकिन कोई कसर भी नहीं छोड़ूंगा आपको डुबाने में, पर डूबने नहीं दूंगा। पागल हो रहे हो ना, बहुत मजा आएगा। धीरे धीरे आगे आगे देखते जाओ क्या होता है। ओके, अपना ध्यान रखो, लगे रहो, डूबते रहना, डूबना नहीं। जय हिंद।